हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका शेयर मार्केट फॉर बिगनर सीरीज की तीसरी वीडियो में। अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट फॉर बिगनर सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हो। अब देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद हर कंपनी का एक नया दौर शुरू होता है। फ्यूचर में जाकर कंपनी को सक्सेस मिले या फेलियर, वो बात की बात है, पर किसी कंपनी के लिए शेयर मार्केट तक पहुंचना ही खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ऐसा क्यों? क्या क्या फेस करना पड़ता है किसी कंपनी को शेयर मार्केट तक पहुंचने के लिए, एंड क्या होता है ये एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, और क्या है ये डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं। मान लो कि आपके पास एक बहुत अच्छा प्लान है टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें कि आप अपने कस्टमर्स को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। पर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत है। फिर आपको ध्यान आता है कि आपका एक फ्रेंड ऋतिक, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता है और उसे इस इंडस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज भी है। तो आप ऋतिक के पास जाते हो और उसे अपना प्लान समझाते हो और ऋतिक को आपका प्लान पसंद भी आ जाता है। फिर आप दोनों मिलकर पूरा प्लान बनाते हो और अपना एक स्टार्टअप फॉर्म करते हो। आप दोनों मिलकर अपनी कंपनी का नाम रखते हो एस्कॉम, और अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं उन्हें कंपनी की रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगा देते हो। बट आपको ये समझ आ जाता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है जिनसे आपकी कंपनी ज़्यादा दिन चल सके। अब सवाल आता है फंडिंग का, कि फंडिंग कैसे मिलेगी। बट आपकी कंपनी इतनी ज़्यादा अर्ली स्टेज पे है कि कोई भी इन्वेस्टर आपको फंडिंग नहीं दे रहा है। तो इस टाइम आपको फंडिंग मिलेगी आपकी फैमिली से, आपके रिलेटिव से। तो मान लेते हैं कि आपको आपकी रिलेटिव्स या फ्रेंड से फंडिंग मिल गई। अब जब आपको आपके रिलेटिव्स ने फंडिंग दे दी तो आप उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे। फॉर एग्जाम्पल 45% शेयर्स आप रखते हो, 45% शेयर्स ऋतिक रखता है, एंड 10% शेयर्स आप अपने रिलेटिव्स को देते हो फंडिंग के बदले में। बिकॉज वो आपकी कंपनी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट जो आपकी कंपनी में अर्ली स्टेज में की जाती है, इसे बोलते हैं सीड इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट अगर आपकी कंपनी नहीं चल पाई तो इन्वेस्टर्स को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो अब समझो कि जो आपका इन्वेस्टर है उसने आपको स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए दिए, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू होगी 10 लाख रुपए। बिकॉज इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए 10% शेयर्स के लिए, तो टोटल 100% शेयर्स की वैल्यू होगी 10 लाख रुपए। ऋतिक टेलीकॉम इंडस्ट्री से था, इसलिए उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जिनकी हेल्प से आपकी कंपनी एस्कॉम को स्टार्टिंग में क्लाइंट्स मिलने में आसानी हुई और आपका बिजनेस चलने लगा। एस्कॉम को भी सारी कंपनीज की तरह बहुत सी परेशानी फेस करनी पड़ी, बट फाउंडर्स की नॉलेज और परसिस्टेंस की वजह से कंपनी चलती रही। और फिर कुछ टाइम बाद एस्कॉम को अच्छा रिवेन्यू भी मिलना शुरू हो गया। और अब एस्कॉम उस पॉइंट पर आ चुकी होती है जहां पर आपको समझ आता है कि यही अच्छा टाइम है कंपनी को ग्रो करने का और अपने क्लाइंट्स के लिए नई सर्विसेज प्रोवाइड करने का। अब इसके लिए आपको चाहिए होती है बड़ी फंडिंग। हर कंपनी के पास फंड रेज करने के 4 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला है बैंक लोन, दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट, तीसरा एंजल इन्वेस्टर और आखिर में शेयर मार्केट। इन 4 ऑप्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला डेट फाइनेंसिंग, जिसमें आता है बैंक लोन, और दूसरा इक्विटी फाइनेंसिंग, जिसमें आता है वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर एंड शेयर मार्केट। पहले समझते हैं कि डेट फाइनेंसिंग क्या होती है। हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लोन या कर्ज से रिलेटेड कुछ होने वाला है। अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अमाउंट बैंक को वापस करना पड़े इंटरेस्ट के साथ, तो उसे डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं। और अगर कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू पैसे लेती है तो इसका मतलब है कि कंपनी को पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर या शेयर मार्केट के थ्रू पैसे लेती है तो उसके बदले में कंपनी को अपनी इक्विटी मतलब शेयर्स उन्हें देने पड़ते हैं, और फ्यूचर में कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वही इन्वेस्टर को मिलता है। इसे बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। तो आपने और ऋतिक ने डिसाइड किया कि हम दोनों डेट फाइनेंसिंग के थ्रू फंडिंग लेंगे। तो आप दोनों बैंक जाते हो फंडिंग लेने के लिए, बट बैंक फंडिंग देने से मना कर देता है क्योंकि आप दोनों के पास लोन लेने के लिए सफिशिएंट कोलेटरल्स नहीं होते। कोलेटरल्स उन्हें बोलते हैं जो आप लोन लेने के लिए गिरवी रखते हो, एंड कोलेटरल के साथ साथ एस्कॉम की वैल्यूएशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए बैंक लोन देने से मना कर देता है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है, जो कि है डेट फाइनेंसिंग, जिसमें या तो आप शेयर मार्केट से फंडिंग ले सकते हो या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर से। अगर हम शेयर मार्केट से फंड रेज करने की बात करें तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एस्कॉम अभी अर्ली एज स्टार्टअप है। वो कंपनीज जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा होता है और जो पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड होती हैं, बस वही कंपनी शेयर मार्केट से फंड रेज कर सकती हैं। अब बचे हैं 2 ऑप्शंस, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट वो कंपनीज होती हैं जो कि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर से पैसे लेकर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़े थोड़े म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं, बट इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं।
जैसे आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, बट वेंचर कैपिटलिस्ट में पैसे डालने के लिए आपकी नेटवर्थ हाई होनी चाहिए। एंड म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आप और ऋतिक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हो फंडिंग लेने के लिए, बट वेंचर कैपिटलिस्ट अर्ली एज स्टार्टअप्स में बहुत ही ज़्यादा रेयरली इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको यहाँ से भी फंडिंग नहीं मिलती। फिर बचता है एक लास्ट ऑप्शन, एंजल इन्वेस्टर। फिर आप एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना शुरू करते हो, उन्हें कॉल्स करते हो, मेल्स करते हो और मीटिंग फिक्स करते हो, एंड फाइनली एक एंजल इन्वेस्टर रेडी हो जाता है आपको फंडिंग देने के लिए। एंजल इन्वेस्टर बेसिकली वो होते हैं जो अपनी कंपनी के शेयर्स बेचकर प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं और नए स्टार्टअप्स को फंडिंग देकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर आपको 1 करोड़ रुपए की फंडिंग दे देता है 10% ओनरशिप के बदले। उसी के साथ आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 10 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो शेयर्स एंजल इन्वेस्टर को मिले वो किसके थे, मतलब आपके पार्टनर ऋतिक के या आपके रिलेटिव्स के? और इसका आंसर है किसी के भी नहीं। समझाता हूँ कैसे। लेट्स अज्यूम एंजल इन्वेस्टर के आने से पहले आपकी कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स थे। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर आया और उसने 10% स्टेक बाय कर लिया, तो जो आपके और रिलेटिव्स के मिलाकर 100% शेयर्स थे वो अब 90% हो जाएंगे, जो फिर अकॉर्डिंगली आप तीनों में बांटोगे। आपको लग रहा होगा कि इससे शेयर्स के नंबर कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स सेम रहेंगे, जितने 100% में थे उतने ही 90% में होंगे। फिर एंजल इन्वेस्टर के लिए आप 10% न्यू शेयर्स इशू करोगे कंपनी में। इसे बोलते हैं शेयर्स को डाइल्यूट करना। कंपनी के ओनर के पास पावर होती है न्यू शेयर्स इशू करने की। तो एंजल इन्वेस्टर की फंडिंग के बाद एस्कॉम के टोटल शेयर्स हो जाएंगे 1010 शेयर्स, जिसमें से 1000 आप तीनों के शेयर्स होंगे और 10 एंजल इन्वेस्टर के होंगे। एंड कंपनी की टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 करोड़ रुपए, जिसमें से एक शेयर की वैल्यू होगी 99,000 रुपीज़। एंड इस प्रोसीजर को बोलते हैं सीरीज ए फंडिंग राउंड। एंड अगर हर चीज़ अच्छे से होगी तो इसके बाद आप सीरीज बी, सीरीज सी एंड सीरीज डी फंडिंग राउंड भी करोगे, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी। और जितनी बार भी ये होगा उतनी बार आपकी कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होगी और शेयर्स डाइल्यूट होंगे। अब मान लो कि बहुत टाइम हो गया और टाइम के साथ साथ आपकी कंपनी भी ग्रो करती चली गई। बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, बट ओवरऑल आपकी कंपनी की ग्रोथ ही हुई। अब आपको 1000 करोड़ या उससे ऊपर की फंडिंग की ज़रूरत होगी, और साथ ही में जो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी ओनरशिप बेचकर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपकी कंपनी अप्लाई करेगी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए और अपना IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू करने के लिए। और यही होता है हर कंपनी का फर्स्ट स्टेप शेयर मार्केट में एंटर होने के लिए। IPO का पूरा प्रोसीजर हम डिटेल में समझेंगे अगली वीडियो में, मतलब शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स पार्ट 4 में। तो हमसे जुड़े रहने के लिए दी इन्वेस्टर पोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।